हेलो बच्चों, और बेटा लोग कैसे हो आप लोग? मजा आ रहा है क्रैश कोर्स पढ़ के? मतलब मेरी समझ में तो आना चाहिए। चलो बढ़िया है। वैसे कमेंट लोग कर रहे हैं कि मजा आ रहा है। बढ़िया है। तो नया चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की मैं बात करूं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा मतलब डबली, डबली इंपॉर्टेंट, बबली नहीं, डबली इंपॉर्टेंट। ठीक है, डबली इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्वेश्चन आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में क्वेश्चन आता है, और केमिस्ट्री में हो सकता है ना आए, फिजिक्स में तो पक्का आता है, मॉडर्न फिजिक्स में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है टू रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 एंड A2 हैव डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा नॉट एंड लैम्डा नॉट। मैं एक आपको बात बता दूं बेटा, जितने फॉर्मूले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, वो सारे यहां यूज होंगे। फर्क समझना है केवल। फर्क क्या है? जहां के था वहां लेमडा है, जहां ए नॉट था वहां एन है, नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए, कह रहा टू रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 एंड A2 हैव डीके कांस्टेंट 10 लैम्डा नॉट एंड लैम्डा नॉट इफ इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी एन नॉट दोनों का सेम है। Then after time 1/9 lambda naught, the ratio of number of their undecayed nuclide. Undecayed का मतलब क्या हो गया? Undecayed nuclei का मतलब हो गया कि, बात समझो, undecayed nuclei का मतलब रिमेनिंग। क्लियर? देखो भाई, आपको पता है कि Na जो होगा वो N नॉट ई की पावर लेमडा ए टी, ये तो पता ही। जैसे a इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है, तो k की जगह लेमडा हो गया। एंड एन बी यानी b की बात करें तो नंबर ऑफ एटम ऑफ b इक्वल टू लिख सकते हो आप एन नॉट ई की पावर लेमडा बी टी। बहुत आसान सा है। क्या दोनों का रेशियो पूछा है, तो बेटा एन ए बाई एन बी का वैल्यू, एन नॉट दोनों का सेम था, तो यहां से आ गया ई की पावर लेमडा बी माइनस लेमडा ए इंटू टी। चेक करिए, दिस इज इक्वल टू ई की पावर लेमडा बी कितना था बेटा? लेमडा बी लेमडा नॉट है, चेक करो, और लेमडा ए जो है 10 लेमडा नॉट है, और टाइम आपका 1/9 लेमडा नॉट है। ओके, तो यहां से आप देखोगे ये -9 9 ई की पावर -1। चेक करो बेटा, क्लियर? तो ये आ गया 1/e। चेक करो, क्लियर? क्या भाई बात क्लियर? देखिए थोड़े सा थ्योरी की बात कर लेते हैं। जैसे ए से बी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिकम्पोज कर रहा है, डीके कांस्टेंट लेमडा है। सो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू होता है लेमडा एन। माइनस डी एन बाई डी टी को आप रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहते हो, या फिर इसको जो ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एक्टिविटी। ओके, एन जो है, एन ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इक्वल टू टी। चेक करो, यहां से अपन सॉल्व करते हैं तो n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी आता है। क्लियर? एक तो ये आया। दूसरा जो टी हाफ आएगा वो आएगा 0.693 बाई लेमडा। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेमडा का वैल्यू 2.303 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन। आपको लग रहा होगा सारा फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, देख लो। कुछ लोग कह रहे थे कि बिगिनिंग में सर थोड़ा सा फॉर्मूले बता दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, अगर आपको कहा जाए कि एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, तो एन हाफ लाइफ बाद कितना होगा? तो एन इक्वल टू एन नॉट बाई टू की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है, वेयर स्मॉल इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एंड इसमें टोटल टाइम लगता है एन इंटू टी हाफ। ये देखो,
क्लियर? ये फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखो। जो सीरीज पैरेलल रिएक्शन है बिल्कुल डिक्टो वैसे ही हैं जैसे हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रेडियो एक्टिव सोर्स ए एंड बी ऑफ हाफ लाइफ टी एंड 2t। ओके बेटा, एक का हाफ लाइफ टी दिया है, एक का हाफ लाइफ 2t दिया है, रेस्पेक्टिवली इनिशियली कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम। सेम रेडियो एक्टिव एटम का मतलब हो गया कि एन नॉट दोनों का सेम है। ठीक है, एट द एंड ऑफ टी आवर्स देयर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर इन द रेशियो, यानी रेट का रेशियो पूछा है बेटा। तो बात जरा समझिएगा, अगर रेट का रेशियो पूछा है तो देखो रेट क्या होगा, माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल टू लेमडा ए एन ए एंड माइनस डी एन बी बाई डी टी इक्वल टू लेमडा बी एन बी। देखो ये है, चेक करो, आपसे रेट का रेशियो पूछा है, यानी इन दोनों का रेशियो पूछा है, यानी माइनस डी एन ए बाई डी टी दिस डिवाइड बाई माइनस डी एन बी बाई डी टी, ये पूछा है बेटा आपसे। एंड दिस इज इक्वल टू लेमडा ए बाई लेमडा बी एन ए बाई एन बी। चेक करो, अच्छा आप समझो, जो लेमडा ए बाई लेमडा बी है ये टी हाफ का उल्टा होगा। क्यों? लेमडा और टी हाफ क्या होते हैं, इनवर्स। तो लेमडा ए बाई लेमडा बी ये टी हाफ बी बाई टी हाफ ए हो जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो टी हाफ बी बाई टी हाफ ए एन ए बाई एन बी। ये देखो बेटा, अब टी हाफ बी कितना दिया, देखो 2t और ये t, तो क्या ये 2t बाई टी, यानी ये t हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी माइनस डी एन ए बाई डी टी दिस डिवाइड बाई माइनस डी एन बी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू, ये लिखिएगा 2t बाई टी। क्लियर? अब यहां na को क्या लिख सकते हो आप, एन नॉट बाई 2 की पावर n1 दिस डिवाइड बाई एन नॉट बाई 2 की पावर n2। देखो, अच्छा दोनों का इनिशियल सेम था तो ये एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा बेटा 2 इंटू ये आ गया 2 की पावर n2 दिस डिवाइड बाई 2 की पावर n1। चेक करो। अच्छा अब एक बात समझो, अगर अपन ये समझें कि भाई अगर बात क्लियर करो कि टी टाइम के बाद पूछा है, तो फॉर ए ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टी का वैल्यू एन टी हाफ होता है। अब टी आपको क्या दिया है, ए। अच्छा इस टी टाइम में ए का हाफ लाइफ हमने कितना माना है, n1, तो n1 इंटू, अच्छा टी, अच्छा देखो ए का हाफ लाइफ कितना है टी, तो n1 का वैल्यू आ गया 1। चेक करो बेटा। ओके, फॉर बी टी तो समय है, n2 इसका हाफ लाइफ है और टोटल टी हाफ ऑफ बी जो है आपका वो 2t है, तो n2 का वैल्यू आ गया हाफ। देखो तो यहां से रेशियो जो आएगा वो 2, n2 का वैल्यू हाफ है तो ये हो जाएगा √2/2, यानी क्या रेशियो √2:1 आ गया। चेक करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये √2:1, क्योंकि जनरली जब ये आता है ना रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो जल्दबाजी में लोग Na/Nb निकाल देते हैं और वो गलत हो जाता है। चेक करो, तो यहां से आपने देखा कि इसका आंसर ये आ गया √2:1। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, करा सैंपल कंटेन्स 0.1 ग्राम एटम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। मैं आपको बता दूं, ग्राम एटम का मतलब मोल्स होता है बेटा ना, ग्राम एटम हो या ग्राम मॉलिक्यूल हो ये भी मोल्स है, ग्राम आयंस हो ये भी मोल्स है। क्यों? अगर एटम की बात हो रही है तो ग्राम एटम मोल होगा, मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो ग्राम मॉलिक्यूल मोल्स होगा, और आयंस की बात हो रही है तो ग्राम आयंस मोल होगा।
कह रहा सैंपल कंटेन्स 0.1 ग्राम एटम ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप टी हाफ दी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल डिके ड्यूरिंग 11th डे। देखिए बात जरा समझिएगा, कह रहा है 11th डे में कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करेगा। देखिए लॉजिक समझो, जैसे मान लो आपके 10वें दिन में 20 रुपए थे, आपके पास 10वां दिन जो था उसमें 20 रुपए थे, 11वें दिन जो आया उसमें आपके पास 2 रुपए बचे, तो तुमसे कहा जाए कि भैया 11th डे में कितना खर्च हुआ, चेक करो। तो ऑब्वियसली 18 से 20 से 2 बच गए तो 18 ही तो खत्म हुआ। यानी कैसे निकाले कि 10 दिन के बाद कितना था, 11 दिन के बाद कितना है, क्या दोनों का डिफरेंस ही तो होगा जो उस पर्टिकुलर डे में खर्च हुआ होगा बेटा। भाई 10 दिन खत्म हुआ उसके बाद कितना था, 11वां दिन खत्म हुआ उसके बाद, तो 11वें दिन में कितना खर्च हुआ, दोनों का डिफरेंस। यानी यहां से देखोगे, अगर मान लो आप निकालते हो कि यार n10 का मतलब 10वां दिन खत्म होने के बाद कितना बचेगा, तो n10 इक्वल टू आएगा n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। चेक करो, ठीक है, यानी n0 e की पावर लेमडा इंटू, बोलो क्लियर है। अच्छा n11 क्या आएगा बेटा, n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू 11। चेक करो, पहले बताओ बात क्लियर हुई। अब आपको बताना क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, देखो नंबर ऑफ एटम्स डिके ड्यूरिंग 11th डे, नंबर ऑफ एटम्स ना डिके इन 11th डे, तो नंबर ऑफ एटम्स डिके इन 11th डे, तो कैसे निकालोगे, n10 माइनस n11 या n11 माइनस 10। तो देखो ये लिखोगे आप n10 माइनस n11, क्यों, क्योंकि बेटा 10वें दिन में जो बचा होगा वो ज्यादा होगा ना यार, तभी तो डिके करके कम होगा। देखो ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आसान होता है बेटा, लेकिन जेई मेंस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। n10, तो n10 क्या लिखोगे, n0 तो बाहर आ गया, चेक करो, e की पावर माइनस लेमडा इंटू 10 माइनस e की पावर लेमडा इंटू 11। चेक करो, तो यहां से n10 माइनस 11 का वैल्यू, अच्छा ये n0 है, n0 इनिशियल आपको अगर सब देखो 0.1 दिया है, na से मल्टीप्लाई है, तो एटम है बेटा, तो 0.1 इंटू na, इतना 0.1 मोल था ना, na से मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम आ गए। लेमडा की जगह लिख सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ, तो यानी e की पावर 0.693 इंटू 10 बाई टी हाफ 5 माइनस 0.693 इंटू 11 बाई 5। चेक करो बेटा, ये आंसर आएगा। अब इसके हिसाब से आंसर चेक करो कौन सा आया, e की पावर 0.693 बाई 5 माइनस दिस, ये आया ना, चेक करो, चेक कर लो बेटा, क्लियर है क्या भाई, बात समझ में आ गई, देख लो, मिला लो, मैच करा लो, समझ में आ गया ना, क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया ना कि भाई कैसे निकाल रहे हैं। देख लिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज लाइफ एट अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड बाई पैरेलल पाथ इज। देखो एवरेज लाइफ होता है 1 बाई लेमडा, ध्यान रखना, एवरेज लाइफ क्या होता है 1 बाई लेमडा। अब यहां से क्या करना है कि देखो ए से बी है, 2a से सी है, तो जो लेमडा इफेक्टिव आएगा वो देखो ये आएगा लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2। ये देखो 2 लेमडा 2 क्यों, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 2 है, तो 2 लेमडा 2 हो गया, तो जो टी एवरेज आएगा वो आएगा 1 बाई लेमडा इफेक्टिव, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2। चेक करो, क्लियर है बेटा, कर लोगे, तो यहां से आ जाएगा 1 बाई लेमडा 1 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस 2 इंटू
10⁻³ चेक करो। तो ये आ जाएगा 10⁻³ यहां हो जाएगा, ये इसको लिख दीजिए आप 20। चेक करो क्या भाई समझ में आएगा नहीं। 1.8 को आप 18 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 18 20 हो गया, 10⁻³ इधर हो गया, तो ये हो गया आपका, चेक करो क्लियर। तो यहां से कितना हो गया 50 सेकेंड, चेक करो क्लियर है बेटा। तो टी एवरेज समझ में आ गया कैसे निकालना है, देख लो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। नेक्स्ट देखिए, करा रेडियो एक्टिव एलिमेंट गेट्स स्प्लिट ओवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, its half-life period is 30 days. If the initial activity is 10 times the permissible value, after how many days will it be safe to enter the room? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि आपने क्या किया बेटा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक रूम में फैला दिया। अब जब रेडियो एक्टिव को आप एक रूम में फैला दोगे तो वहां से अल्फा बीटा गामा बहुत सारी रेज निकलेंगी, तो उस रूम में एंटर करना सेफ नहीं है। तो कह रहा है कि उसका हाफ लाइफ 30 डेज है। अब कह रहा है द इनिशियल एक्टिविटी इज 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू। परमिसिबल वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप रूम में एंटर कर सकते हो। तो मान लो कि जब रूम में एंटर कर रहे हो तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियाई हैं वो n है। तो क्या क्वेश्चन के हिसाब से क्या आपको ये दिया है, चेक करो, चेक करो। इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो है वो परमिसिबल वैल्यू का 10 टाइम्स है। परमिसिबल वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, ओके। तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज, क्या टाइम पूछा है, क्या टाइम का वैल्यू लिख सकते हो 2.303 बाई लेमडा log n0/n। चेक कर लो बेटा। तो यहां से आ जाएगा 2.303 बाई लेमडा log n0/n क्या हो गया बेटा, ये हो गया log 10। तो क्या ये 2.303 बाई लेमडा आ गया, चेक करो। अच्छा, लेमडा की वैल्यू 0.693 बाई टी हाफ करेंगे, चेक करो। तो 2.303 बाई लेमडा की वैल्यू 0.693 बाई टी हाफ, चेक कर लो बेटा। क्लियर, क्लियर है ना, देख लो। तो यहां से अपन ये कहेंगे कि भाई क्या हुआ, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये टी हाफ का वैल्यू 30 डेज दिया है, तो 30 डेज आ गया 2.303। अच्छा 0.693, थोड़ा सा कैलकुलेशन बताते हैं। ln2 होता है 0.693, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 2.303, ln2 को लिख सकते हो 2.303 इंटू log 2.2, log 2.3, सॉरी 0.3010 होता है ना। तो ये खत्म, चेक करो। क्लियर, तो 100 डेज के आसपास आ गया, चेक करो, चेक कर लो बेटा। 0.300 हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, तो लगभग जो है 100 डेज। ये देखो, ठीक है, देख लो। अगला देखिए, करा लेट FPP, FPN, FNN denotes the magnitudes of the net force by proton on proton and neutron। ये बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है बेटा, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है नहीं, तो न्यूट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो 0 है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन 0 है। लेकिन प्रोटॉन में
स्लाइटली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। समझो, तो जो अच्छा क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, समझना, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो पीपी बराबर होता है एनपी बराबर होता है एफ एन एन। ये न्यूक्लियर फोर्स तीनों क्या होते हैं, बराबर। लेकिन जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंसीडर करेंगे, तो जो एफ एन एन बराबर होगा एफ पी एन, और ये वैल्यू स्लाइटली बड़ी होगी पीपी से। क्यों? क्योंकि पीपी में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा तो नेट फोर्स कम हो जाएगा। तो चेक कर लो आंसर, एफ एन एन एफ पी पी, ये हो गया ना, चेक करो। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना, रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता कि एफ एन एन लगभग बराबर है एफ पी एन लगभग बराबर है एफ पी पी, तो हम कहते कि ये सही हो जाता, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो निग्लेजिबल होता है। लेकिन क्योंकि उस तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें ये टिक करना पड़ेगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देखिए, कह रहा है इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, थोड़ा सा मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, एग्जैक्टली में क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? जैसे मान लो आपको हीलियम का न्यूक्लियस बनाना है, तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कैसे बनाओगे? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो बेटा ये आप बनाओगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के, ठीक है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के आप बनाओगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अच्छा, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स। अब एग्जैक्टली में क्या होता है, यह देखा जाता है कि जितना हमने न्यूक्लियॉन्स का मास लिया, मास कितना हो गया? 2 प्रोटॉन का मास, 2 न्यूट्रॉन का मास, और जो हमें न्यूक्लियस का मास मिला, यह पाया जाता है कि न्यूक्लियस का मास इनके मास से कम होता है। अच्छा, ये जो मास में कमी आई, ये कहां गई? ये बेटा मास में जो कमी आई, ये एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकली है। क्या हुआ? ये एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकली। और एनर्जी कौन सी? डेल्टा ई का वैल्यू E इक्वल टू mc²। तो यहां जो एनर्जी निकली है, यहां पे आप ऐसे समझो कि जो एनर्जी निकली है यही बॉन्ड एनर्जी है। अच्छा, जो डेल्टा एम है, डेल्टा एम समझो, जो डेल्टा एम है ये क्या है? ये है मास ऑफ द न्यूक्लियस। डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। क्या है बेटा? ये है मास डिफेक्ट, एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये डेल्टा एम होगा। और जो बाइंडिंग एनर्जी होगी डेल्टा एम इंटू C²। कभी कभी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या करिएगा? डेल्टा एम C², जो बाइंडिंग एनर्जी आई है उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो उनका सम है उससे डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अच्छा, एक बात और समझो, यहां पे क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 AMU मास डिफेक्ट इक्वल टू आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, यानी 1 AMU का अगर मास डिफेक्ट आता है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर डेल्टा एम AMU इक्वल टू क्या करिएगा? 931 इंटू डेल्टा एम। ये देखो, सिंपल, कुछ नहीं करना है, डेल्टा एम निकालना है, 931 से मल्टीप्लाई करना है, बाइंडिंग एनर्जी आ गई। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है तो उससे न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। और एक बात बता दें, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा, ध्यान सुनिएगा, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा
उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ में आया? जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा? ओके, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हें दी है, ठीक है? देन इन द रिएक्शन दिस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी। तो देखो एक बात समझो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हें दी है, तो क्या करिए, जैसे लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है 5.6 पर न्यूक्लियन, तो आप क्या करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि पर न्यूक्लियन है यानी मास नंबर से अपन ने डिवाइड करके रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें बात करें कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3Li7 इक्वल टू आप लिख सकते हो बेटा 5.6 इंटू 7, चेक करो। चेक कर लेना भाई, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 इक्वल टू आप लिखना बेटा 7.06 इंटू 4, 7.06 इंटू 4, तो ये हो गया, ये देखो, क्लियर? तो इसकी लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी आई 39.2, इसकी आई 28.24। क्या कहानी क्लियर हो रही है? चेक कर लो बेटा, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। अब ध्यान से, अब ये कह रहा है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, तो देखो प्रोटॉन 3Li7 से कह रहा है 2 टाइम्स, चेक करो बेटा, 2 टाइम्स 2He4, ये आ गया। बाइंडिंग एनर्जी 3Li7 की दी है आपको, निकाले थे 39.2, बाइंडिंग एनर्जी आपको दी है किसकी? 2He4 की, दिस इज इक्वल टू, ये आपको दी है बेटा 28.24, ओके, ये देखो, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, समझना बेटा, रिएक्शन कैसे होती है। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि ये जो एटम होते हैं, जैसे ये आपको ये बनाना है, तो कैसे हुआ होगा, ध्यान सुनना, हुआ कैसे होगा कि यहां पे हम ये जो आप लिथियम देख रहे हो, इसको एनर्जी दिए होंगे। कितनी एनर्जी दिए होंगे? जो भी इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, जो भी इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो एनर्जी दिए, ये सब एटम में चेंज हुआ, फिर ये क्या हुआ, बना, और एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर हम ये बात करें कि अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से कि इसकी एनर्जी जो भी अपन ने, ध्यान सुनो, ये क्योंकि ये न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, एटम में जाता है, फिर वो एटम जब कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर? तो रिलीज्ड एनर्जी जो हुई वो हुई आपकी इसका डबल। सोचो, रिलीज्ड एनर्जी जो हुई, रिलीज्ड एनर्जी हुई आपकी 28.24 इंटू 2, चेक करो, तो ये हो गया 56.48 एनर्जी अपन ने रिलीज किया, क्लियर? इतनी रिलीज हुई। क्या भाई बात समझ में आ रही है? अच्छा, गिवन एनर्जी ये आपने 39.2 तो दी, प्लस एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इतनी एनर्जी अपन दी गई, क्लियर? तो एनर्जी बराबर करना है बेटा, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो आ जाएगा वो 56.48 माइनस 39.2, चेक करो, क्लियर? तो यहां से आ गया, चेक करो, चेक करो, लगभग इतनी, चेक करो बेटा, तो 17 पॉइंट कितना आ रहा है, 17.28, ये देखो, चेक करो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, देखो कि यहां से एनर्जी दी है, तो इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी इक्वल टू इसकी एनर्जी, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कॉन्सेप्ट हमने किसको ज्यादा खींच दिया। एक्चुअली में है क्या, होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे ऐसे समझो कि मान लो
ये होता कि 1s2 प्लस 1s2 गिव्स 2He4, ऐसा होता, मान लो क्वेश्चन होता इनकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी। दोगे क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस को, जो ये 1s2 का न्यूक्लियस है, इसको अपन ब्रेक करेंगे और इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ले जाएंगे, तो एनर्जी, यानी न्यूक्लियस को तोड़े तो एनर्जी दिए, और जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाएगा तो एनर्जी रिलीज्ड होगी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अगर पूछा है अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, तो रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन पूछा है, इसका मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो ज्यादा है, तो ज्यादा दे रहे हैं कम रिलीज हो रही है, तो नेट एनर्जी समझ में आ जाएगा कि भाई कितनी दी गई। क्या भाई समझ में आ रहा है? क्लियर? देख लीजिए बेटा, मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, करा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स is same as mean life of another radioactive element y। कहने का मतलब ये कि जो टी हाफ, देखना बेटा, करा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट एक्स, टी हाफ ऑफ एक्स जो है ये आपको दिया है टी एवरेज ऑफ वाई। देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो जो दिया है। अच्छा, तो टी हाफ को आप लिख सकते हो 0.693 by lambda x and this is equal to lambda y। चेक करो, 1 by lambda y होता है ना भाई, अभी बताए थे। क्लियर है? तो यहां से आप देखोगे, यहां से देखना कि lambda y by lambda x का वैल्यू 1 by 0.693 यानी लगभग 1.44 आता है। तो यानी यहां से आप क्या दिख रहा है कि यार यहां से अपने को दिख रहा है कि लेमडा वाई का वैल्यू लेमडा एक्स से बड़ा है। चेक करो, ये देखो, चेक करो, अगर लेमडा वाई का वैल्यू लेमडा एक्स से बड़ा है, यानी वाई का डीके कांस्टेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डीके कांस्टेंट ज्यादा है तो जल्दी क्या होगा, डिकम्पोज करेगा। चेक करो, तो यानी आप देखो, इनिशियली हैव सेम नंबर ऑफ एटम, देन x will decay faster than y, नहीं, y will decay faster than x, y will decay faster than x, x and y have same decay time, नहीं, x and y decay same नहीं, हो गया, यही होगा आंसर। चेक करो, क्योंकि अगर लेमडा y का वैल्यू लेमडा x से ज्यादा है तो बेटा y का जो डिके का रेट होगा वो फास्टर होगा। देख लो, क्लियर? चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। तो देखो, ये आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है। देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ग्राफ है। तो करा द एबव इज द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास ABCD corresponds to different nuclei. Consider 4 reactions where delta is the energy released in which reaction E is a positive। यानी कहने का मतलब ये कि किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, ये पूछा है। देखो क्या होता है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। यानी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस। चेक करो, तो इन एनर्जी लेवल डायग्राम ध्यान से सुनिएगा, इन
in nuclear energy versus mass number graph, in graph, if the binding energy per nucleon increases, in graph if binding energy per nucleon increases, this means energy will be evolved. चेक करो अभी ये क्या मतलब है, मतलब ये कि जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज्ड होगी, इवॉल्व मतलब रिलीज्ड होगी. चेक करो. एंड इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस, इसका मतलब हुआ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड. चेक करो, यानी अगर बाइंडिंग एनर्जी घट रही है पर न्यूक्लियन तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. अब देखो कह रहा है ए प्लस बी से सी मिल रहा है बेटा. चेक करो तो देखो ये मिला, ये देखो, और ये सी बना. तो देखो यहां से क्या लग रहा है कि भाई अगर अपन ये देखें कि ए प्लस बी से सी मिला, तो ध्यान से ए प्लस बी से सी मिला तो क्या एनर्जी ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, बढ़ गया. चेक कर लो भाई ए प्लस बी से ऊपर ही तो जा रहा है ग्राफ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, बढ़ रही है. बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. तो ये तो सही है. चेक करो सेकेंड, सी से ए प्लस बी, ये है सी. यहां देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, घट रही है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी बेटा. चेक करो क्लियर, यानी ये निगेटिव होगा तभी तो यहां एब्जॉर्ब होगी. ओके, डी प्लस ई से एफ. चेक करो डी प्लस ई से एफ, क्या ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. गलत हो गया. एफ से डी प्लस ई. चेक करो बेटा एफ से डी प्लस ई, देखो एफ से डी प्लस ई, क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई होगी, यानी ये भी सही है. यानी आंसर क्या हुआ, फर्स्ट एंड फोर. फर्स्ट एंड फोर. चेक करो क्या बात समझ में आई, ग्राफ पढ़ना समझ में आया. ध्यान रखना अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही हो ग्राफ में तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. उल्टा होता है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही हो, क्या हो रही हो, घट रही हो, तो समझ लो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. और एक बात अगर तुम्हारे को याद हो, जैसे अपन न्यूक्लियर फिजन पढ़ते हैं, फिजन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है. चेक करो फिजन ब्लास्ट, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो फिजन में होता क्या है, एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है. तो हैवी न्यूक्लियस यहां कहीं होगा, और जब लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा तो ऊपर जाएगा. देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है पर न्यूक्लियन, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. देखो यहां ये लाइटर कंबाइन करेंगे, बड़ा बनाएंगे, देखो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी. तो फिजन और फ्यूजन दोनों में एनर्जी रिलीज होती है. क्लियर है बेटा, ग्राफ से समझ में आ गया, ग्राफ पढ़ना आ गया सबको. देख लो अगर ये ग्राफ पढ़ना आ गया हो कमेंट करके जरूर बताना कि सर मजा आ गया ग्राफ पढ़ के, क्योंकि बिना इसके आप कर नहीं पाओगे इस तरह क्वेश्चन. और फिर मैं बता दूं कमेंट करना बहुत जरूरी है बेटा. अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपके कमेंट लिखने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, मेरे साथ फेसबुक में भी जुड़िए. ठीक है, राम रतन द्विवेदी सर्च करिएगा, 3-4 फेसबुक आईडी मिलेंगी, तो राम रतन द्विवेदी सर्च कीजिए, राम द्विवेदी सर्च कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, मेरे साथ कनेक्ट होइए, जिससे फ्यूचर में भी अपन साथ में काम कर सकते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी. ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन. ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होता है बेटा, ट्रांसम्यूटेशन. देखो ये है
अब एक बात समझो, होता क्या है, देखो जैसे ये कहा जाए कि यार इस तरह का रिएक्शन लिख दिया जाए, देखो ट्रांसमुटेशन होता क्या है मैं आपको बता दूं। ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज नोन एज ट्रांसमुटेशन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना। क्या होता है, एक होता है आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन, एक होता है नेचुरल ट्रांसमुटेशन। नेचुरल ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है कि जो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लाइक रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, उसे हम स्पॉन्टेनियस यानी नेचुरल ट्रांसमुटेशन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट आप कन्वर्ट करते हो आर्टिफिशियली, जैसे आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। तो देखो जैसे ये कंपाउंड है, अब इसमें क्या होता है, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखो। इसका जैसे आपको बता दूं, जैसे यहां से इसको डिनोट करने का तरीका पहले बता देता हूं। 4Be9XY और यहां 4Be8। ये देखो, ये तरीका है लिखने का। इस तरह का जो प्रोसेस होता है, तो ये जो पहले दो होते हैं, फर्स्ट टू, ये होते हैं रिएक्टेंट, और ये लास्ट के जो दो होते हैं, ये होते हैं बेटा प्रोडक्ट। तो होता क्या है, कभी कभी इस तरह लिख के कोई एक मिसिंग कर देगा, बोलेगा ये क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, बैलेंस करना है। रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस के लिए क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। जैसे 4Be9 है, यहां भी 4 है, चेक करो। अगर ये 4 है और यहां पे आप क्या करो कि भाई आपको एक्स और वाई देखना है, तो एक एक ऑप्शन बैलेंस करो। देखो एक्स कह रहा है गामा, अगर एक्स गामा है, गामा तो एनर्जी है बेटा, अगर एक्स गामा है, एन और वाई कह रहा है न्यूट्रॉन है, तो यहां 0n1 हो जाएगा, चेक करो, चेक करो। तो 0n1 न्यूट्रॉन, तो 0 4 4, और यहां तो लाइट कुछ नहीं है, तो n1 ये हो सकता है, चेक करो। फिर कह रहा है प्रोटॉन और डी, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर यहां लिखोगे, सपोज प्रोटॉन लिखोगे 1h1, तो 1h1 से नीचे हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे समझो, बैलेंस करना है। 4Be9 प्लस 1h1 से 4Be8 प्लस दूसरा दिया है 1D का मतलब 1h2, चेक करो बैलेंस है क्या, 4 और 1 5 और इधर 10, तो 4 1 5 8 और 2 10, ये भी सही हो गया, चेक करो, चेक करो। बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि अपने थोड़ी ना पता है क्या रिलीज होगा यार, बैलेंस हो जाए खत्म। न्यूट्रॉन एंड डी, न्यूट्रॉन एंड डी देखोगे तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 0n1, तो यहां तो 4 रहेगा, और यहां डी का मतलब 1, तो 5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। गामा पी, अगर गामा पी की बात की जाए तो गामा 0 आएगा, यहां कुछ नहीं है, और पी का ये भी नहीं होगा, चेक करो बेटा। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया, चेक करो 2। समझ आ गया क्या करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्टेंट का जो है वो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, प्रोडक्ट का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सेम आना चाहिए, तब जाके आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अगला देखिए, करा न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। The element has a decay constant lambda at time t is equal to 0. There are n not nuclei of the element. The number of nuclei of A at time t. ये क्वेश्चन है। एक बात समझिए, इसका मतलब क्या है। जैसे अपन याद करो, अपन पढ़ते थे सीरीज रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन। अच्छा, सीरीज रिएक्शन क्या होती है, देखो जैसे अपन ने देखा कि A से B बना, B से C बना, देखो क्लियर। सो इसका लेमडा 1, इसका लेमडा 2, तो यहां पे जो B बन रहा है, इसका मतलब देखो B बन भी रहा है और डिकम्पोज भी हो रहा है। सो अगर dNB/dt लिखोगे,
dNB/dt। तो dNB/dt लिखोगे यानी B के बनने का रेट, तो ये बना और कुछ घटा, तो नेट बना अगर देखना है तो λ1 Na माइनस λ2 NB, ये लिखते हैं। यानी B जो नेट बना वो इस रेट से बना। अब क्वेश्चन में देखो कह रहा है, करा अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। A radioactive element is produced at a constant rate alpha, यानी ये जो बन के आ रहा है ये वाला अल्फा है। चेक करो, करा एक कांस्टेंट रेट अल्फा से बन के आ रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर यहां से ये बना रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए और यहां से गया बी, तो इसका तो डीके कांस्टेंट है, लेकिन यहां से कांस्टेंट रेट से बन के आ रहा है। देखो, यानी dNA/dt का वैल्यू क्या लिखोगे, अल्फा माइनस लेमडा Na। ये देखो, चेक करो, ये है कॉन्सेप्ट। क्या भाई, इसको आप ऐसे लिख दो, Na को जगह n लिख दो सीधे, dN/dt। ये देखो, कांस्टेंट जो बनने का रेट था वो कांस्टेंट कर दिया है अल्फा। अब आपको क्या करना है, dN/ अल्फा माइनस लेमडा n इक्वल टू dt। ये देखो, 0 टाइम था तो बोला इनिशियल n0 है, t टाइम था तो n है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा -1/λ ln अल्फा माइनस लेमडा n। लिमिट लगाइएगा n0 से n तक, दिस इज इक्वल टू t। एंड यहां लिखिएगा लेमडा टी का वैल्यू, लेमडा को उधर ले गए, लेमडा टी का वैल्यू ln अल्फा माइनस लेमडा n बाई अल्फा माइनस लेमडा n नॉट। चेक करो, तो यहां से आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा e की पावर लेमडा टी इक्वल टू अल्फा माइनस लेमडा n बाई अल्फा माइनस लेमडा n नॉट। चेक करो, तो यहां से अल्फा माइनस लेमडा n का वैल्यू अल्फा माइनस लेमडा n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। चेक करो, तो यहां से अल्फा माइनस लेमडा n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी इक्वल टू लिखना लेमडा n। देखो, तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 1/λ अल्फा माइनस लेमडा n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। ये देखो, क्लियर करो बेटा। तो ये आएगा टी टाइम पे कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट बचेंगे। ये देखो, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट टाइम टी। क्या आंसर आया, ये आया ना, यही तो है। देखो, चेक करो बेटा, देख लो, मिला लो, ठीक है। चलिए अगला देखो, करा क्लोज्ड वेसल विद रिजिड वॉल्स कंटेन्स 1 मोल यूरेनियम एंड 1 मोल एयर। ठीक है, ये सॉलिड होता है बेटा। कंसिडरिंग कंप्लीट डिके ऑफ दिस टू 82 Pb206, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट 298 केल्विन। तो देखो, बात समझो, अगर अपन 92U238 कर दें, चेक करो, तो यहां से क्या होगा, ये बन रहा है आपका 82 Pb206 कंप्लीट। तो कितने अल्फा निकलेंगे। अच्छा, आपको नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल निकालना आना चाहिए। देखो, नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अगर कभी आता है क्वेश्चन, बहुत पार्टिकल्स इक्वल टू क्या लिखना है, समझो, डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से आ जाएगा 238 माइनस 206/4। चेक करो, 32/4 8 अल्फा। ये देखो, अगर आपको अल्फा निकालना है ना, तो डिफरेंस इन मास नंबर केवल, क्योंकि
क्योंकि बीटा के निकलने से मास नंबर में चेंज होता ही नहीं है, यानी मास नंबर में जो चेंज आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल केवल अल्फा है। तो मास नंबर में डिफरेंस निकालिए, बाई 4 करिए। बाई 4 क्यों किए? क्योंकि एक अल्फा में 4 की कमी आती है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गए। अब आपको नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालना है बेटा। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, एक बीटा के निकलने से मास एटॉमिक नंबर में एक यूनिट की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। चेक करो, एक यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो देखो ऐसे देखो, जब एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, यानी ऐसे देखो 8 अल्फा है तो 92 में 16 कम हो जाना चाहिए, लेकिन हो गया है ये। तो देखो कितनी बढ़ोतरी आई, देखो 82 माइनस 92 माइनस 16, चेक करो, ऐसे निकालते हैं बीटा पार्टिकल। कैसे? 92 है, 92 में से 16 घटना चाहिए अल्फा के निकलने से, तो इतना होना चाहिए, लेकिन हो गया इतना। तो कितना बढ़ गया वो निकाल लो, तो बढ़ा हुआ आ गया, वो बीटा पार्टिकल है। चेक कर लो कितना आएगा, कर लोगे ना? देख लो। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां से अपने को ये समझ में आया कि 8 अल्फा पार्टिकल निकले बेटा, देखो ठीक है, 6 बीटा निकले, तो 8 अल्फा पार्टिकल निकल गए ना? हाँ ठीक है। तो यहां से समझ में आया, अब देखो करा क्लोज्ड वेसल है, रिजिड वॉल्स है, 1 मोल इतना है, तो यानी अगर इसका 1 मोल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1 मोल है और लिखा है कंप्लीट डिकम्पोजिशन मानना है, कंसिडरिंग कंप्लीट डिके, तो क्या 8 मोल यहां से हीलियम आ गया होगा? बोलो, हीलियम का मोल्स कितना आ गया होगा? कंप्लीट डिके में 1 मोल से 8 मोल मिल रहा है, तो 8 मोल हीलियम आपको मिल गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम पूछा है। देखो रिजिड वॉल्स है यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल टू एन है, तो यानी P1 बाई N1 इक्वल टू P2 बाई N2। तो यहां P1 का वैल्यू बिगिनिंग का प्रेशर दिया है क्या बेटा? 1 मोल है। अच्छा रेशियो ही पूछा है, तो यानी आपसे पूछा है P1 बाई P2, तो यह आएगा N1 बाई N2। तो N1 क्या होगा? बिगिनिंग का मोल, सॉलिड का मोल तो होता ही नहीं है, गैस का मोल 1 मोल एयर था, तो 1 मोल एयर आया। N2 में क्या हुआ? हीलियम गैस का मोल 8, हीलियम गैस का मोल 8 और एयर का मोल 1 रहेगा, यानी क्या ये 9। तो क्या P1 बाई P2 का वैल्यू 1 बाई 9 आ गया? ये देखो, तो P2 बाई P1 का वैल्यू 9 आ जाएगा। चेक करो, पूछा क्या है? पूछा है आपसे द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर, यानी P2 बाई P1 पूछा है बेटा। देखो तो P2 बाई P1 का वैल्यू जो आएगा 9 आ गया। क्या समझ में आया? देख लो, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन जेईई मेंस में आ जाएगा इंटीजर टाइप, क्योंकि बहुत आसान है। देखो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। भाई देखिए, करा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए सेज टू बी, ये थोड़ा मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन है। आई एम हाफ ऑफ व्हाट यू वर। समझो मतलब क्या हुआ कि a radioactive element A says to B, I am half what you were। चेक करो बेटा, गड़बड़ मत करना। पहले एक बात अच्छे से समझ लीजिए ये है क्या। करा रेडियो एक्टिव एलिमेंट A says to B, I am half of what you were, यानी आज की डेट में बात करें T इक्वल टू T पे, तो जो Na है, Na वो है N0 B। देखो चेक करो, आई एम हाफ ऑफ वॉट यू वर, मतलब जो तुम थे उसका आधा, यानी तुम थे का मतलब इनिशियल।
चेक करो पहला स्टेटमेंट, फिर ये कॉमा होगा यहां बेटा, व्हेन यू आर 1/4 ऑफ व्हाट आई वॉज, व्हेन यू आर 1/4 ऑफ व्हाट आई वॉज, यानी एन बी का वैल्यू एन नॉट ए बाई 4, चेक करो, ठीक है। मोरेवर आई वॉज 1.414 टाइम्स देन व्हाट यू वर, moreover I was 1.41 times than what you were, यानी n नॉट a का वैल्यू 1.414 टाइम्स n नॉट b, चेक करो, यही तो मतलब हुआ। a कह रहा है क्योंकि कह रहा है moreover I was 1.41 टाइम्स देन what you were, ठीक है। चेक करो ये रिलेशन दिए बेटा 3। अब इन 3 रिलेशन से आपको हाफ लाइफ निकालना है बी की, हाफ लाइफ ए की दी है, देखो क्लियर करो। तो यहां से तो आप लिख सकते हो कि यार यहां जो एन नॉट ए बाई एन नॉट बी का वैल्यू 1.414 का मतलब √2 हो गया, चेक करो, ठीक है। यहां भी अगर हम डिवाइड कर दें, चेक करो, तो यहां पे चेक करना बेटा क्या लिख सकते हैं, एन ए बाई एन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर गया तो 2 एन नॉट बी बाई एन नॉट ए, चेक करो, तो यहां से 2 एन नॉट बी बाई एन नॉट 1/√2 हो जाएगा ना, तो 1/√2, तो ये भी आ गया आपका √2 एन ए बाई एन बी, चेक करो, तो एन ए बाई एन बी चेक कर लो बेटा, गड़बड़ नहीं करना, एन ए बाई एन बी भी क्या हो गया √2, डिवाइड किए ना बेटा, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो 2 टाइम्स एन नॉट बी और बाई एन नॉट ए, तो 2 टाइम्स एन नॉट बी बाई एन नॉट बी का वैल्यू रख दिए √2, ठीक है। तो ये आ गया। अब ध्यान सुनो, यहां से ये समझ में आ गया, अच्छा ए का हाफ लाइफ दिया है और बी का हाफ लाइफ निकालना है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर अपने को एन ए बाई एन बी का वैल्यू दिया है √2, देखो चेक करो, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि एन नॉट बाई 2 की पावर n1 एन नॉट बी बाई 2 की पावर n2 इक्वल टू √2, चेक करो, क्लियर। तो यहां से आप देखोगे कि एन नॉट ए बाई एन नॉट बी 2 की पावर n2 माइनस 2 की पावर n1, चेक कर लो, इक्वल टू √2, देखो। अच्छा एन नॉट ए बाई एन नॉट बी देखो क्या दिया था, एन नॉट √2, तो ये भी कितना दिया है √2, तो 2 की पावर n2 माइनस n1 इक्वल टू 1, चेक करो, समझ में आ गया ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 की पावर n2 माइनस n1। अब 2 की पावर, बेसिकली 2 की पावर क्या लिखना है, एक मिनट, यहां पे आप लिखोगे कि भाई ये तो आ गया 1, चेक करो, ये आ गया आपका 1, तो इधर आप लिख सकते हो n2 माइनस n1 का वैल्यू 0, तो n2 का वैल्यू n1 के बराबर, चेक करो बेटा, क्लियर। हाँ भाई, तो यहां से आया कि n2 का वैल्यू n1 के बराबर आ रहा है। n2 का वैल्यू n1 के बराबर क्या मतलब हुआ कि t टाइम में दोनों की नंबर ऑफ हाफ लाइफ सेम है। जब बेटा सोचो, जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ सेम है, सोचो भाई t इक्वल टू क्या होता है, ये होता है n इंटू टी हाफ। अच्छा ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है, तो क्या इसको दोनों के लिए सेम होना पड़ेगा, यानी टी हाफ ऑफ बी जो होगा वो भी 8 डेज ही आएगा। चेक कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है,
क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि यार 8 दिन कैसे आ गया। आ रहा है तो आ रहा है, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपने देखा कि भाई दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो आने दो। क्या भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ऐसे भी मतलब इतना सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। कैसे, क्योंकि आपने देखा कि एन नॉट ए बाई एन नॉट बी, चेक करो, एन नॉट ए बाई एन नॉट बी, आपने देखा ये √2 आया, और एन ए बाई एन बी भी √2 आया। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इनिशियल भी सेम है और किसी पर्टिकुलर टाइम में भी सेम है। ये तभी हो सकता है जब दोनों की हाफ लाइफ एग्जैक्टली सेम हो। क्या बेटा बात क्लियर हो रही है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है वैदिक मैथ्स की, जल्दी ही होने वाला है बेटा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई कैसे कैसे अपन जो है बात करते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 ml सैंपल ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 × 10⁻⁻7 CI मतलब क्यूरी ऑफ 1H3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस तरह क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस में आ चुका है फिजिक्स में। कह रहा है 10 ml सैंपल ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 × 10⁻⁷ क्यूरी of 1H3 is injected into the bloodstream of a laboratory animal after sufficient time for circulatory equilibrium to be established. 0.1 ml blood is found to have an activity 20 disintegration per minute. Calculate the blood of volume of the animal. यानी वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैलकुलेशन, वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैलकुलेशन, चेक करिए। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैलकुलेशन की बात की जाए, सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखो एक बात समझो, जैसे अपन ने क्या किया कि 10 ml आपने एक रेडियो एक्टिव सैंपल लिया जिसकी की एक्टिविटी इतनी पाई गई। इसको हमने क्या किया समझिएगा, अगर हमने V1 सपोज अपन ने V1 ml रेडियो एक्टिव सैंपल लिया और उसकी एक्टिविटी आपको गिवन है, उसको अपन ने जिस बॉडी का आपको वॉल्यूम निकालना तो उसमें इंजेक्ट कर दीजिए, और इंजेक्ट करने के बाद थोड़ा समय ऐसा दीजिए कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पूरे वॉल्यूम में क्या हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, यानी कंप्लीटली मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने कुछ ml निकाला, ये निकाला देखो 0.1 ml, और एक्टिविटी पाई गई, इसकी एक्टिविटी इतनी, तो निकालना है वॉल्यूम। यही तो क्वेश्चन है। तो आप ऐसे सोचो कि सपोज लेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इक्वल टू है VmL। ओके, VmL 10 ml, ये इसी को हम V1 कह रहे थे, 10 ml अपन ने इंजेक्ट कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V+10। क्लियर, बात समझो। अच्छा 10 ml की एक्टिविटी इतनी थी, क्लियर। अब उससे हमने 0.1 ml निकाला, तो हम कहेंगे कि एक्टिविटी ऑफ 0.1 ml रेडियो एक्टिविटी इक्वल टू कितनी दी है बेटा, देखो ये आपको दी है 20 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, 20 dpm। तो इसको आप लिख सकते हो 20/60 यानी 1/3 dps। चेक करो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। सो अब देखो 0.1 ml की इतनी है, लेकिन आपके पास तो टोटल वॉल्यूम V+10 था, तो V+10 की एक्टिविटी कितनी होगी, एक्टिविटी ऑफ V+10 ml ये हो जाएगी 1/3.1 V+10। अब ध्यान सुनिएगा, यानी ये जो 1/3 यानी 10/3 कर दीजिए V+10, ये बराबर किसके होगी समझो, ये होगी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल एट T = T पर। T = T का मतलब क्या है
कि जिस टाइम पे आपने वॉल्यूम बॉडी से इंजेक्ट मतलब विड्रॉ किया है। अब ये होता है कि अगर मान लो जैसे हाफ लाइफ आपको दी है 8 दिन सपोज, और आपने 1 घंटे बाद निकाला है, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। सोच के देखो, क्लियर करो। बेसिकली क्या है कि यहां पे ये टाइम डिसाइड करेगा कि ये टाइम क्या है। अगर बोला कि लमसम वॉल्यूम बताइए, तो हम ये मानेंगे कि जब देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई हाफ लाइफ दी है, कहीं कुछ नहीं दी है। इसका मतलब हम कहेंगे कि भैया जो निकाले हो उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ डिके नहीं हुआ है। यानी जो ये वॉल एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी इतनी ही रहेगी, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -7 क्यूरी है, तो 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस हो जाएगा। ये कर, क्यूरी को डीपीएस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इससे क्या अपन क्या निकाल लेंगे, V का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, क्या भाई समझ में आया? सॉल्व कर लेंगे, V का वैल्यू ऐसे V निकाल लेते हैं। अगर ऐसे बोलता है कि हाफ लाइफ उसका जो है, ऐसे समझो कि हाफ लाइफ अगर उसका आपको दिया है 10 दिन और 5 दिन बाद ही निकाल लो तो फर्क पड़ेगा। तो 5 दिन बाद एक्टिविटी लिख देना कितनी आएगी भाई, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी होता है, तो dn बाई माइनस dn बाई dt कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए। अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो बेटा कि भाई क्रैश कोर्स में मेहनत की जा रही है, तो हमारे जो मोशन का जेई चैनल है, जेई के नाम से जो क्रैश कोर्स आ रहा है उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और उसमें कमेंट करिए। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, आपके कमेंट से टीचर मोटिवेट होता है, इसलिए आपको कमेंट करना अगर अच्छा लगे। हाँ, आपको कोई सजेशन है तो सजेशन भी लिखिए कि सर इसमें ये होना चाहिए। भाई क्या होता है, आप सजेस्ट करोगे, अगर लगा कि हाँ यार ये होना चाहिए, तो अपन उसमें इंप्लीमेंट करके उसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारे को सर ये दिक्कत आ रही है, ऐसी दिक्कत आ रही, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।